नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विधानसभा के चुनाव के साथ साथ जो है दिल्ली विश्वविद्यालय में भी जो है वो चुनाव चल रहे हैं। इन दोनों लगातार शिक्षक चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ स्क्रीन पर मौजूद हैं डॉक्टर नीलम, जो कि लक्ष्मीबाई कॉलेज में हिंदी के प्राध्यापक हैं और ये अब लगातार दूसरी बार जो है वो एकेडमिक काउंसिल के लिए जो है वो अपना भाग्य आजमा रही हैं और एक टर्म इनका जो है वो लगभग अब पूरा होने जा रहा है। आइए इनसे जानते हैं कि दूसरे टर्म में शिक्षक इनको वोट क्यों दें और किन मुद्दों पर इस बार ये चुनाव लड़ रही हैं। स्वागत है डॉक्टर नीलम हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद मुनमुन जी। मेरा नाम डॉक्टर नीलम, मैं लक्ष्मीबाई कॉलेज हिंदी विभाग से हूँ और ये मेरा सेकंड टर्म है। इससे पहले 2023 और 25 तक का मेरा समय रहा है। इस समय मैं सिटिंग मेंबर भी हूँ। इसमें कई मुद्दे हैं हमारे, जिसमें टीचर्स जो हैं वो काफ़ी जो है वो परेशान है। सबसे पहला मुद्दा तो मेरा NFS को लेकर है। NFS नॉट सूटेबल कैंडिडेट के नाम पर वो उन लोगों को नौकरियों से निकाल दे रहे हैं जिनको उसका अधिकार मिलना चाहिए। और ये NFS ज़्यादातर जो है वो जो हाशिए के लोग हैं, जो दलित समुदाय के लोग हैं, जो OBC हैं, SC हैं, ST हैं, उनके साथ ऐसा हो रहा है, जबकि ये होना नहीं चाहिए। क्योंकि जब स्क्रीनिंग के थ्रू पहुंच रहा है कैंडिडेट, तो वहाँ पर उनको किस आधार पर निकाला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान का जो है वायलेशन हो रहा है, जहाँ पर हर लोगों को ये अधिकार है कि उनको जो है वो शिक्षा मिले, उनको नौकरी मिले, ताकि बराबर की भागीदारी हो। और सबसे बड़ी विडंबनापूर्ण बात यह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय जो पूरे विश्व में अपना नाम रखता है, वहाँ पर अगर इस तरह की घटना हो रही है तो इससे बड़ी शर्मनाक बात जो है और कुछ नहीं हो सकती है। इस मुद्दे पर ऐसी मीटिंग में मैंने पुरजोर रूप से VC साहब के सामने जो है ये मुद्दा रखा था कि ये दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए कलंक के समान है। क्योंकि अगर कोई भी टीचर्स वहाँ पर NFS हो रहा है तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय की पढ़ाई के ऊपर जो है वो क्वेश्चन मार्क उठता है। ये उन देश के लोगों के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठता है जो बहुत ही शिद्दत के साथ, बहुत ही मेहनत के साथ जो है अपने मन में उम्मीदों को धारण किए हुए वो दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षक समुदाय के साथ अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान देना चाहते हैं। लेकिन योगदान देने से पहले ही उनको मार दिया जाता है, उनको छांट दिया जाता है, उनको काट दिया जाता है। क्या आखिर कारण क्या है? इस कारण के ऊपर जो है VC साहब जो है अभी तक कोई जवाब नहीं दे पाए हैं। मेरा तब भी जो है ये प्रश्न था और आज भी मेरा ये प्रश्न बना रहेगा और आने वाले समय तक जब तक कि उनको इंसाफ नहीं मिलता है, मेरा प्रश्न जो है ये जारी रहेगा कि आखिर NFS क्यों, आखिर संविधान के ऊपर ही हमला क्यों, आखिर बाबा साहब का नाम लेने वाले और उनकी मूर्तियों पर की स्थापना करने वाले, उन पर फूल चढ़ाने वाले बाबा साहब के विचारों को ही क्यों जो है दरकिनार करते हैं। उनका विचार जो था वही जो है संविधान है और संविधान ही जो है हमारा अधिकार है। नीलम जी, आपने NFS के मुद्दे से शुरुआत करी। DU में जब एडमिशन होता है तो उस समय SC ST के स्टूडेंट की संख्या भी कम रहती है, उनके एडमिशन कम होते हैं। इसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई थी कि आखिर उनका शॉर्टफॉल ऑफ एडमिशन क्यों होता है और उस कमेटी की रिपोर्ट का आज तक इंतज़ार ही होता रहा, कोई रिपोर्ट नहीं आई। तो क्या आपको लगता है कि एडमिशन में भी जो है वो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को दिक्कत आ रही है? बिल्कुल सही कहा सर आपने कि जो रिजर्वेशन के कैंडिडेट हैं उनके एडमिशन में भी तरह तरह की जो है परेशानियां आती रही हैं और आ भी रही हैं। बहुत सारे कॉलेजेस के टीचर्स जब एडमिशन करते हैं उनको लेकर जब मेरी बातचीत होती है उन विद्यार्थियों को लेकर, तो टीचर्स का भी ये मानना है कि जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है। और बहुत आश्चर्य की बात है कि डिस्क्रिमिनेशन करने वाले कभी कभी हमारे खुद के अपने ही टीचर होते हैं जो कॉलेजों में बैठे हुए हैं और वो नहीं चाहते हैं कि रिजर्वेशन के लोग जो हैं वो कॉलेजों में आए और उस संस्था के साथ अपना जो है बोलते हैं कि कदम से कदम मिलाकर चले। उनके उन कदमों को रोकने का प्रयास किया जाता है और ये कहा जाता है कि अरे यार, ये सब्जेक्ट जो है अगर ये सारे के सारे रिजर्वेशन वाले भर लिए जाएंगे तो हमारा तो जो है पूरा कहते हैं ना कि विभाग ही खराब हो जाएगा। तो इस तरह की जब मानसिकता दिल्ली विश्वविद्यालय में पनपी हुई है और कहीं ख़त्म नहीं हो रही है तो बहुत दुख होता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय जैसी यूनिवर्सिटी में इस मानसिकता के लोग अभी भी
जो है वो बरकरार हैं और जो नहीं होना चाहिए, जिसका जो अधिकार है वो उनको मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल से हज़ारों सालों से जो है उनका शोषण होता आया है, उनको शिक्षा से अलग कर दिया गया है। और जिसको शिक्षा से एकदम अलग कर दिया गया है, पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी ही जो है आ रही है और उनको आप पहले ही पायदान पर जो है वो समाप्त कर दे रहे हैं, उनको धक्का देकर नीचे गिरा दे रहे हैं। तो अब आप सोचिए कि वो ऊपर कैसे जाएगा। और दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ पूरे देश की जो है आंखें होती हैं कि वहाँ पर किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन ये सारी चीज़ें दिल्ली विश्वविद्यालय में हो रही हैं और इस पर वीसी साहब को जो है वो संज्ञान भी उनको लेना चाहिए और यहाँ तक कि डूटा को भी लेना चाहिए। सिर्फ प्रचार का विषय नहीं बनना चाहिए ये कि जब हम इलेक्शन आता है तब जो है हाशिए के लोगों के बारे में बात होती है और जब बात करके बस उस पर चुप्पी साध ली जाती है। हम कहते हैं कि जब आवाज़ उठती है तो वो पूरी मुकम्मल के साथ जो है पूरी क्यों नहीं होती है, क्यों वो बीच धारा में ही छोड़ दी जाती है। ये सवाल जो है ये डूटा के लिए भी है और ये सवाल जो है वाइस चांसलर के लिए भी है, ये सवाल जो है उस विश्वविद्यालय के हर एक कॉलेज के लिए, हर एक विभाग के लिए है, जो डिस्क्रिमिनेशन जो है दिल्ली विश्वविद्यालय जो है वो हाशिए के लोगों के साथ कर रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय जो है वो अपने एडमिशन के लिए जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पर मानते थे कि 100 सीटों के अगेंस्ट 120 एडमिशन, 130 एडमिशन भी होते थे। पिछले कुछ सालों से जो है वो लगातार सीटें खाली रह रही हैं और सेंट्रलाइज व्यवस्था कर दी गई है। उसमें बहुत से लोग सवाल उठाते हैं, सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है। आप क्या सोचती हैं? बहुत दुख की बात है कि CUT के कारण जो है ओवरलैपिंग सेमेस्टर चल रहा है, सेमेस्टर ओवरलैपिंग हो रहा है। इतने दिनों तक जो है रिजल्ट नहीं आना, बच्चे जो है वो जाकर कहीं और एडमिशन ले रहे हैं। अक्टूबर में जाकर जो है रिजल्ट आता है, बच्चों का एडमिशन होता है। अब आप सोच कर देखिए कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ पर दाखिला दिलाना चाहते हैं वो इंतज़ार में रह जाते हैं। अच्छा, पेरेंट्स की भी अपनी मजबूरी हो जाती है कि भाई उनको सिक्योरिटी चाहिए। अब हम अक्टूबर तक जो है अपने बच्चों के जो है बारे में सोचते हैं, एडमिशन के बारे में सोचते हैं, तो पेरेंट्स को भी लगता है, एज ए पेरेंट्स मैं भी यही सोचूंगी कि भाई जहाँ एडमिशन मिल रहा है पहले हम सबसे पहले वहाँ पर अपनी सीट पक्की करें। तो इस पर विचार करना चाहिए कि हमारे बहुत सारे जो अच्छे विद्यार्थी हैं वो नहीं आ पा रहे हैं, वो कहीं और एडमिशन ले रहे हैं। तो क्या दिल्ली विश्वविद्यालय ये चाहता है कि हमारा जो है विश्वविद्यालय वो अच्छे बच्चों के बिना, योग्य बच्चों के बिना रहे? क्या दिल्ली विश्वविद्यालय ये चाहता है कि ये दिल्ली विश्वविद्यालय की हालत ऐसी ही हो जाए जो सरकारी स्कूलों की हो गई है? जो दूर दराज गाँव में आप जाकर देखिए सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति रह गई है, वहाँ किस तरह से पढ़ाई हो रही है या वहाँ कौन सी सुविधाएँ हैं, और अंत में जो है पेरेंट्स भागकर कहीं और जाते हैं। तो मेरा तो यही निवेदन है दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर से कि ये सारी जो ओवर सेमेस्टर लैपिंग जो चल रही है उसको बंद होना चाहिए और सही समय पर जो है सेमेस्टर चलना चाहिए, ताकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है जो सीटें खाली रह जा रही हैं उस पर जो है बच्चों का एडमिशन हो। एक और बात है मैम जो है वो कि पहले CUT से एडमिशन हो रहे हैं, उसके बाद जब सीटें बचती हैं तो फिर 10+2 के आधार पर जो है मॉपअप राउंड आता है। क्यों नहीं ऐसा होता है कि शुरू से ही एक व्यवस्था बना ली जाए? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी पहले ही बोला कि जो व्यवस्था बनी हुई है, पहले तो बहुत अच्छी व्यवस्था थी दिल्ली विश्वविद्यालय की। एडमिशन को लेकर टाइम पर जो है एडमिशन होता था, टाइम पर क्लासेस शुरू होती थी, सीटें फुलफिल की जाती थी। हालांकि रिजर्वेशन की जो सीटें थी उस पर भी जो है काफ़ी इधर उधर चीज़ें होती थी। इससे जो है आप कह सकते हैं ना कि इससे दूर नहीं भाग सकते हैं, लेकिन फिर भी बाकी जो सीटें थी वो फुलफिल हो जाती थी। तो इस पर मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई समय से सेमेस्टर शुरू हो और वहाँ पर बच्चों का एडमिशन हो और बच्चा जो है सही तरीके से वहाँ पढ़ाई कर सके। आप ये देखिए कि बच्चा भी मेंटली स्ट्रेस है। सबसे बड़ी बात, शिक्षा का मतलब ये होता है कि जो विचार है, विचारों का जो आदान प्रदान है, वो बच्चा जो है वो टीचर से सीखता है और टीचर जो है बच्चों को सिखाता है और बच्चों से भी सीखता है। हम ये कहते हैं कि जो शिक्षा एक ऐसी कड़ी है जो बच्चे और टीचर के बीच में अपना एक संवाद कायम करती है। वो संवाद खत्म हो रहा है। संवाद क्यों खत्म हो रहा है? भाई जब समय होता है तो समय के अनुसार टीचर और बच्चा दोनों आपस में बातचीत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है। लेकिन अब तो बच्चा भी बेचारा जो है वो IAS CA
बनाने में इतना परेशान हो चुका है कि बस वो IAS ही बनाता रह जाता है। अब आप ये सोचिए कि मेंटली हम कहते हैं ना कि जो मेंटल जो हैरेस उसका हो रहा है, मेंटली हरासमेंट जो हो रहा है उसका, वो कितना हो रहा है। टीचर का तो हो ही रहा है, साथ में साथ बच्चों का भी हो रहा है। मैं तो बच्चों से जब बात करती हूँ, मैम आज ये टेस्ट देना है, मैम आज ये प्रोजेक्ट बनाना है, मैम आज ये करना है, घर में रात के 8-8 बजे, बताइए बच्चे घर पहुंच रहे हैं। कहते हैं कि सुबह हम 7 बजे निकलते हैं और रात के 8 बजे 9 बजे हम घर पहुंचते हैं, तो मैडम हम थक जाते हैं। अरे जब बच्चा थक जाएगा तो वो क्या पढ़ाई करेगा? इस बारे में भी दिल्ली विश्वविद्यालय को सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि ओवरलैपिंग इतना ज़्यादा है कि टीचर एक ही समय में जो है वो पढ़ा भी रहा है, टीचर जो है कॉपी चेकिंग भी कर रहा है, टीचर पेपर सेटिंग भी कर रहा है, टीचर जो है वो क्लासेस भी ले रहा है, टीचर एग्ज़ाम ड्यूटी भी दे रहा है। मतलब टीचर को क्या बना रखा है कि मल्टी हो गया है टीचर। एक होता है ना दुर्गा के जो है 10 हाथ है और उसने ऐसे भी किया, ऐसे भी किया, ऐसे भी किया, सब कुछ कर लिया। अरे जब टीचर मानसिक रूप से स्थगित नहीं होगा, वो क्या रिसर्च करेगा और क्या बच्चों को देगा? हम तो ये कहते हैं कि हमने तो अपने जीवन में यही सीखा है अपने टीचरों से कि टीचर वही है जो डेली 2 से 3 घंटा पढ़कर और क्लासरूम में जाए। क्या वो टीचर पढ़ के जा पाएगा जो रात भर काम करता है? और बेचारा अगर रात में घर पहुंचता है तो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रात के 10 बजे, रात के 11 बजे उसका मेल आता रहता है, व्हाट्सएप आता रहता है, ये कहा जाता है कि आप जो है इसको चेक करते रहिए। क्या टीचर रिसर्च करेगा? और अभी आपको पता ही होगा जो 2025 का जो रेगुलेशन आया हुआ है, UGC ड्राफ्ट रेगुलेशन, वो तो पूरा का पूरा एंटी टीचर है। उसमें मिनिमम 8 घंटे दिया हुआ है। अब टीचर मिनिमम 8 घंटे सिर्फ जो है आप कॉलेजेस में बैठेगा, क्या सुविधा दिया गया है टीचर्स को? अरे आप कॉलेजेस के पास ढंग का स्टाफ रूम नहीं है। अगर पूरे के पूरे टीचर वहाँ बैठ जाएं स्टाफ रूम में तो बिल्कुल मेले का रूप ले लेगा। किसी टीचर को सीट नहीं मिलेगी बैठने के लिए, ना उनके पास कोई चैम्बर है, ना उनके पास कोई ढंग का जो है रूम है जहाँ पर वो बैठकर जो है स्टडी ही कर सके। तो इन सारी समस्याओं को जो है वो देखना चाहिए, देखने के बाद ये सारी चीज़ें जो है वो करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि एक बोलते हैं ना कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक प्रयोगशाला है। मुझे तो अब ये लगने लगा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रयोगशाला बन चुकी है। कभी जो है FIUP लेकर आ जाती है, कभी जो है वो सेमेस्टर लेकर आ जाती है, कभी वो NEP लेकर आ जाती है। कहीं कोई जो है उनका बोलते हैं ना कि एक सिस्टमेटिक जो खाका होना चाहिए वो खाका बना ही नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। 4th ईयर की बात चल रही है और 4th ईयर का जो है कुछ भी जो है आया नहीं है। क्या नहीं है, ना तो टीचर्स को पता है, ना तो स्टूडेंट को पता है। तो पता किसको है? अचानक 1 महीने के बाद जो है वो उनके ऊपर लाद दिया जाता है कि ये लीजिए भाई, ये आ गया, आप ये करिए। तो प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्रयोग का मतलब ये कदापि नहीं है कि वो धराशायी हो जाए। प्रयोगशाला में जब हम प्रयोग करते हैं तो अच्छे रिजल्ट के लिए करते हैं, ये नहीं करते हैं कि वो घातक सिद्ध हो और किसी को घायल करके चला जाए। ये प्रयोगशाला तो टीचर्स को भी घायल कर रही है, विद्यार्थियों को भी घायल कर रही है और पूरे सिस्टम को घायल कर रही है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की साख को मुझे लगता है बचा के रखना चाहिए और कोई भी चीज़ जो है जब लागू करनी चाहिए तो सोच और समझ के जो है वो लागू करनी चाहिए। NEP को जब लागू किया जा रहा था तो बहुत सारे शिक्षकों ने कहा कि बहुत ही आनंद फानंद में इसको लागू किया जा रहा है, इसको 1 साल के लिए होल्ड पर डाल दिया जाना चाहिए। क्या आपको लगा है कि ये वाकई में एक ड्रास्टिक कदम रहा? बिल्कुल, ये आनंद फानंद में ही लाया गया था। अब ऐसी क्या मजबूरी थी? प्रश्न उठता है कि क्या मजबूरी थी कि जहाँ पर टीचर्स ये बोल रहे हैं कि भाई इसको आप आराम से लाइए, 1 साल के लिए होल्ड पर लेकर रखिए, लेकिन विश्वविद्यालय जो है वो अपने बोलते हैं ना कि जिद पर अड़ा हुआ था कि नहीं भाई उनको तो लागू ही करना है। अरे क्यों लागू करना है कोई चीज़? मैं तो बार बार ये सवाल उठाती हूँ कि किसी चीज़ को लाने से पहले उस पर विचार करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब कोई चीज़ लागू हो जाती है तो वापस होना जो है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो आनन फानन में NEP तो आ गई।
अब लोगों ने शोर किया कि खूब वर्कलोड बढ़ेगा, लेकिन एनईपी में तो वर्कलोड घट गया है। वर्कलोड घटने के साथ साथ जो है टीचर जो है वो मेंटली हैरेस हो रहा है, बच्चा मेंटली हैरेस हो रहा है। तो कोई भी चीज़ लागू करने से पहले एक सिस्टम होता है, एक कमेटी बनाते, प्रबुद्ध लोगों को उसमें शामिल करते और आराम से अगर उन चीज़ों को ले आते तो आज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की, मैं तो सर इसको दुर्दशा कहूँगी, आज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की दुर्दशा है और मजाक बन चुका है। अदर्स स्टेट में लोग मजाक के रूप में दिल्ली यूनिवर्सिटी को देखते हैं, जहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय का एक नाम होता था, जहाँ लोगों की चाह होती थी कि दिल्ली विश्वविद्यालय, हम लोग तो सर छोटे से शहर और गाँव से आए हुए लोग हैं, वहाँ कहा जाता था कि मोती दान करो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है टीचिंग में आपका अपॉइंटमेंट होता है, वहाँ पर आप स्टूडेंट बनकर जाते हैं। आज तो लगता है कि हमने मोती दान किया था या क्या दान किया था। आज बच्चों को भी यही लग रहा है, लोग कहते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से अच्छा है कि हम किसी प्राइवेट संस्था में डाल दें। अब जब प्राइवेट संस्था में जाएंगे तो आप ये बताइए कि जो गरीब बच्चे हैं, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी तो जो गरीब बच्चे हैं, बाकी बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे। तो स्थिति को जो है दयनीय, जो ये गरीब बच्चों की बात आपने की मैम, जो है वो अभी दिल्ली सरकार के जो 12 कॉलेजेस का जो मामला है वो चल रहा है। इसके कुछ बच्चों से हमने बात की थी उन कॉलेजेस में, तो वो कहते थे हमें अम्बेडकर यूनिवर्सिटी नहीं जाना, मैं ड्यू में रहना, हमने एडमिशन ड्यू में लिया था। तो क्या आपको लगता है कि इसी की कमेटी भी बनी, बहुत कुछ, ये दिल्ली सरकार से के कॉलेजेस का मामला सुलझेगा भी कभी? सर, इस मुद्दे को लेकर एसी मीटिंग में लगातार बहस चलती रही और मैंने खुद वहाँ पर ये प्रश्न उठाया, बाकी एसी मेंबर्स ने भी प्रश्न किया कि ये जो दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजेस का जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है, उसका समस्या का समाधान होना चाहिए। इसको लेकर ईसी और एसी की एक ज्वाइंट मीटिंग भी की गई और एक इतिहास बना है कि आज तक के एसी ईसी मीटिंग में जो है वो ज्वाइंट मीटिंग कभी नहीं हुई है। तो वहाँ पर भी सर कोई हल नहीं निकला। तो ये तो मजाक बन चुका है ना। 12 को ये बोलते हैं जो कॉलेज है, कॉलेज एक फुटबॉल बन चुका है और दिल्ली सरकार के लोग जो हैं वो एक पैर से मारते हैं फुटबॉल को, वो जाता है केंद्र सरकार की तरफ और केंद्र सरकार जो है वो फुटबॉल को मारती है, वो दिल्ली सरकार की तरफ आता है। कहने का मतलब ये है सर कि दिल्ली जो ये 12 कॉलेज हैं वो राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है और इनको भी पता है कि अगर ये राजनीतिक मुद्दा ख़त्म हो जाएगा तो किस पर ये लड़ाई लड़ेंगे, किस पर ये वोट मांगेंगे। टीचर क्या मुद्दा है, ये समझने वाली बात है। टीचर कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन उसको मुद्दा बना दिया गया है। अभी 4-5 दिन पहले एनडीटीएफ के लोग जो हैं वो गए थे वीसी सर से मुलाकात करने और वहाँ पर फिर एक वायरल होता है कि वीसी साहब ने ये कहा है कि इलेक्शन के बाद जो है ये 12 कॉलेजेस का जो मुद्दा जो है वो समाप्त हो जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। मेरा सवाल ये है कि जब वीसी साहब को ही ये सब करना था तो एसी ईसी की ज्वाइंट मीटिंग बुलाने का क्या तात्पर्य था। जब भी इलेक्शन आता है वीसी साहब के यहाँ से एक कोई ना कोई पत्र या फरमान आ जाता है, फरमान उसको नहीं कहेंगे, एक पत्र आ जाता है कि भाई ये चीज़ें सॉल्व कर दी जाएंगी। तो ये चीज़ें पहले क्यों नहीं सॉल्व कर दी गई। कभी जो है ये कहा जाता है कि दिल्ली सरकार की कमी है, दिल्ली सरकार वालों से बात करिए तो वो कहते हैं कि केंद्र सरकार की कमी है। अरे कुछ हम ये कहते हैं कि जब पाकिस्तान पर फतह किया जा सकता है, चीन पर फतह किया जा सकता है, तो दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेज पर क्यों नहीं फतह किया जा सकता है। क्योंकि इसको तो मुद्दा बनाया गया है और जब हम मुद्दा बनाते हैं तो उसको कभी भी सॉल्व होने नहीं देते हैं। तो मेरा यहाँ मानना है कि मुद्दा बनाना बंद कीजिए और टीचर्स को टीचर्स रहने दीजिए, टीचर्स की जो सुविधाएं हैं उनको दीजिए, उनका पैसा उनको दीजिए और वहाँ जो रुके हुए अपॉइंटमेंट है उसको बरकरार कीजिए। कर्मचारी और टीचर परेशान है। हमारी 10 दिन की सैलरी अगर लेट हो जाती है तो हम सड़कों पर समझ लीजिए आ जाते हैं, हाथ फैलाना पड़ता है। उनका सोचिए 4-4 महीने 5-5 महीने जो है सैलरी रोक दी जाती है, उनका घर खर्च कैसे चलेगा। जो सिर्फ सिंगल अर्निंग है उनके बच्चों की फीस कहाँ से जाएगी। क्या कभी ये सोचा है। तो राजनीति ठीक है पर राजनीति में इतना नुकसान टीचर का किया जाए वो जो है वो बर्दाश्त के बाहर है और वो नहीं किया। तो आपको लगता है कि डीयू के शिक्षकों को ओपीएस मिल पाएगा? अगर हम मिलकर लगातार लड़े
तो ज़रूर OPS मिलना चाहिए और मिलेगा भी अगर हम एक हो जाए। हम अगर सिर्फ पार्टी बन के रह जाएंगे तो इसी तरह के अनगिनत UPS जैसी चीज़ें जो हैं आ जाएंगी, जो आपको भी मालूम है कि UPS जो है वो कितना टीचर्स के लिए ख़तरनाक है। हम OPS की बात कर रहे हैं और उन्होंने हमें जो है UPS पकड़ा दिया। OPS क्यों नहीं पकड़ाया उन्होंने? क्योंकि वो चाहते हैं कि ये मुद्दे बने रहें, ये मुद्दे कभी ख़त्म ही ना हो। और हमारा अपना जो डिमांड है कि UPS, आप सबको मालूम है कि जब हम OPS में हैं, जो लोग हैं वो 20 साल के बाद भी अगर VRS लेना चाहते हैं तो उनको VRS मिल जाता है, लेकिन UPS में तो 25 साल का उन्होंने क्राइटेरिया रख दिया है। उसके बाद आप ये सोचिए कि जब हम की बात, जब हमारे रिटायरमेंट की बात आती है कि हम ये लेना चाहते हैं, तो उसमें क्या है कि 65 साल के पहले आपको जो है पेंशन नहीं दी जाएगी, जबकि OPS में जो है वो अगर आप VRS लेते हैं तो आपकी पेंशन तत्काल जो है वो शुरू कर दी जाती है। पर उसमें नहीं, अगर मान लीजिए मैं 55 साल की हूँ तो मुझे जो है 10 साल वेट करना पड़ेगा अगर मैं लेती हूँ तो। और दूसरी चीज़ आप ये बताइए कि हमारी सैलरी का वो हमें 25 से 30% ही दे रहे हैं, 75% जो वो पेंशन के रूप में हमें देंगे वो तो हमारा अपना ही पैसा है ना, उसको वो दे रहे हैं। और जबकि OPS में क्या है कि एक तो जो पैसा हमारा जमा होता है उस पैसे का जो है जो ब्याज है, उस ब्याज के तहत हमको वो पैसा मिलता है और साथ ही साथ हमें पेंशन भी मिलती है। लेकिन UPS में तो ये सारी चीज़ें ख़त्म है। तो मेरी इस मंच से खुलकर दरख्वास्त है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के टीचर्स को, जो कर्मचारी लोग हैं, उनको OPS ही मिलना चाहिए। OPS में ही हमारा भला है। UPS जैसे जो है चीज़ें इस देश में लागू नहीं होनी चाहिए। और इस मुद्दे को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय के जो विभिन्न विचारधारा के लोग हैं उनको मिलकर एक जो है प्लेटफॉर्म पर आकर एक कड़ी लड़ाई लड़नी चाहिए, धरना प्रदर्शन करना चाहिए, जिससे कि सरकार जो है वो हिले और OPS जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के टीचर्स को मिले। ये तो रही डॉक्टर नीलम शिक्षकों की बात। अब फिर से एक बार एडमिशन के मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि आप कॉलेज में पढ़ाती हैं और रोज़ बच्चे आपको मिलते हैं। आपको क्या लगता है, क्योंकि DU में सबसे ज़्यादा बच्चे गाँव देहात से आते थे और सेंट्रलाइज एडमिशन जब से शुरू हुआ है गांव देहात के बच्चों की संख्या कम हुई है, ऐसा शिक्षकों का कहना है। तो आपको लगता है कि कुछ विशेष करने की ज़रूरत है, क्योंकि एडमिशन सीजन अब शुरू होने ही वाला है? बिल्कुल विशेष करने की ज़रूरत इसलिए है कि जो दूर दराज के जो गांव के बच्चे हैं आज भी वो सुविधाओं से वंचित है। हमारे पास आज स्मार्टफोन आ गया है, हमारे पास जो है वो लैपटॉप हो गया है, टैब हो गया है, बाकी जो है कैफ़े है, वहाँ पर हम जाकर इन सारी चीज़ों का उपयोग कर लेते हैं। लेकिन 70% से अधिक जनता आज भी हमारे दूर दराज गाँव में रहती हैं जहाँ पर ये सुविधाएं नहीं हैं। और इन सुविधाओं के ना होने के कारण जो है वो बच्चा सही समय पर फॉर्म तक नहीं फिल कर पाता है, उसको पता ही नहीं है कि फॉर्म कैसे फिल किया जाता है। तो इसके ऊपर जो है कुछ कमेटी विश्वविद्यालय को गठित करनी चाहिए और इस पर जो है उनको सही तरीके से काम करने की ज़रूरत है, जहाँ पर वो ये कर सके कि जो दूर दराज के जो बच्चे हैं वो दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे यूनिवर्सिटी में जो आना चाहते हैं उनके लिए इस जो है वो कहते हैं कि जो सुविधाएं होनी चाहिए उसके तहत जो है उनको आना चाहिए, तो वो उनको मिलना चाहिए। इसी पर मैं 1-2 पॉइंट और है जो मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि जो इंटेक की तरफ से हमारा जो प्रमुख मुद्दा है, जो मैंने आपको बताया कि NFS है, OPS हमें चाहिए, WUS जैसी जो है मेडिकल फैसिलिटी जो है दिल्ली विश्वविद्यालय ख़त्म कर देता है। ये बहुत विडंबनापूर्ण बात है, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य ये सभी जो मौलिक अधिकार हमारे हैं वो उन मौलिक अधिकारों में से आता है जो सबको मिलना चाहिए। तो आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये दरख्वास्त करना चाहूँगी कि सभी टीचर्स को जो है वो मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए और उन्होंने जो सदस्यता WUS की ख़त्म की है उसको जो है उनको स्टॉप करना चाहिए और उन चीज़ों को रोककर वो लागू करें कि जो टीचर कॉलेज में सदस्यता लेना चाहता है या जो टीचर जो है WUS में जाकर
करना चाहता है उसको जो है ओपन करे और उनके अनुसार मिले। और एक बहुत अहम सवाल आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये उठाना चाहूँगी, बहुत सारे लोगों ने अगर ये पढ़ा होगा 2025 का जो रेगुलेशन आया है, उस रेगुलेशन के अनुसार प्रमोशन इतना टफ कर दिया गया है। जो 11 और 12 का जो क्राइटेरिया प्रमोशन का है, पहले स्क्रीनिंग कमेटी के थ्रू होती थी, अब उसमें उन्होंने क्लॉज क्या कर दिया है कि प्रॉपर सिलेक्शन कमेटी के थ्रू होगा। अब आप ये सोचिए कि जब प्रॉपर सिलेक्शन कमेटी के थ्रू होगा तो चीज़ें कितनी जो है वो निगेटिव होंगी। पीएचडी कंपलसरी कर दिया गया है। और जहां हम पास्ट सर्विस की बात करते थे, पास्ट सर्विस तो छोड़िए सर, 4 साल का उनका जो है काउंट ही सर्विस नहीं किया जा रहा है। अब जो टीचर 10 साल 12 साल पढ़ाया है, अब आप सोचिए कि उसकी जो ज़मीनी हकीकत है वो तो फिर जीरो से ही शुरू करेगा ना। और यहाँ तक कि टीचर्स कॉपी चेक कर रहे हैं, टीचर्स जो हैं पेपर सेटिंग कर रहे हैं, उसके पैसे तक नहीं आते हैं। और ये मुद्दा मैंने ऐसी मीटिंग में भी उठाया था, लेकिन अभी तक जो है इस पर कहीं कुछ भी नहीं हुआ। तो जो समस्याएं हैं उसका समाधान जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी को मुझे लगता है जल्द से जल्द करना चाहिए और एक हेल्दी वातावरण जो है दिल्ली विश्वविद्यालय का बनाना चाहिए। क्योंकि टीचर इतना मेंटली हैरेस हो रहा है कि कैसे जो है एक हेल्दी वातावरण, जब टीचर का ही मेंटल लेवल जो है ये नहीं रहेगा, बच्चे का ही नहीं रहेगा, तो क्या शिक्षण संस्थाएं बची रहेंगी? ये सोचना और समझना चाहिए और एक हेल्दी वातावरण देना चाहिए जहां पर शिक्षा जो है वो अपने सुचारू रूप में और बहुत ही अच्छी गति से जो है वो चलते रहनी चाहिए। ओवरलैपिंग सेमेस्टर की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई है कि टीचर जो है वो लगातार काम कर रहा है बिना किसी छुट्टियों के, जबकि आप ये देखिए कि यूजीसी रेगुलेशन के अनुसार जो है वो 10 वीक का जो है वो छुट्टी मिलती है। लेकिन जो सेमेस्टर ओवरलैपिंग चल रहा है उसके कारण टीचर्स को कोई छुट्टी भी नहीं मिल रही है। और हमने 27 तारीख को वीसी को एक पत्र लिखा है, उस पत्र में हमने डिमांड किया है कि टीचर्स को जो विंटर वेकेशन मिलता था वो भी नहीं मिल रहा है, सेमेस्टर वेकेशन जो है वो भी कम कर दिया गया है। तो 28 ईएल हमें दिया जाए, क्योंकि हम नॉन वेकेशनल हो चुके हैं। और नॉन टीचिंग स्टाफ को आप ये देखिए कि 30 जो है वो ईएल मिलती है, लेकिन टीचर्स को तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। और सबसे विडंबनापूर्ण बात ये है कि जिस समय कोविड पीरियड शुरू हुआ था और लगातार टीचर्स जो हैं उसमें आकर अपना काम कर रहे थे, यूनिवर्सिटी की तरफ से भी जो है ये आया कि 36 ईएल जो है वो टीचर्स को प्रदान किया जाए। लेकिन कम से कम 50% से ज़्यादा कॉलेजेस ऐसे हैं जिनको वो 36 छुट्टियां भी आज तक नहीं मिली हुई हैं, जो अपनी जान जोखिम में डालकर कॉलेजेस में आकर कॉलेज का काम कर रहे थे। मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर से ये अनुरोध है कि एक सख्त कदम उठाते हुए वो एक लेटर जो है वो हर कॉलेज को भेजें कि टीचर्स को वो 36 छुट्टियां जो हैं वो प्रदान की जाए जो कोविड के समय उन्हें मिला था। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नीलम, हमें समय देने के लिए। आपने इतने व्यस्त अपने चुनाव प्रचार में हमारे लिए समय निकाला, आपको हमारी ओर से शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा बैलेट नंबर 17 है और मैं शिक्षक की आवाज़ हमेशा उठाती रही हूँ, ये मेरे बारे में लोग जानते भी हैं। तो मैं आपके इस चैनल से सबसे आग्रह करूंगी कि प्लीज़ शिक्षक को बचाना है तो बैलेट नंबर 17 पर जो है वो वोट करें। धन्यवाद।